संविधान का पिछला क्लास हम पढ़ रहे थे, कौन सा? भाग 12, है ना, भाग 12, जिसमें लिखा है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वार, है ना। भाग 12 पढ़ रहे थे संविधान का, जिसमें लिखा है क्या? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वार। और इन सब को बताया गया है किसमें? अनुच्छेद नंबर 264 से 300A में, है ना, जिसमें हमने 271 72 तक क्या कर लिया था? पढ़ लिया था, है ना। 272 तक बात करते हैं आज किसका? अनुच्छेद नंबर 273, अनुच्छेद नंबर 273, ठीक है। देखो, हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है ना। ये तो अभी हुआ है 1990 के बाद कि भारत में जो है व्यापार एरिया और जो ये आपका नौकरी वाला, है ना, 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो प्राथमिक में है उसमें क्या आता है? कृषि, ऐसा चीज जो भूमि से उगाया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र में। उन उगे हुए चीजों से, है ना, उन उगे हुए चीजों से जो कुछ बनता है वो किसमें आता है? द्वितीय क्षेत्र। जैसे गेहूं हम उगाए, गेहूं हम क्या किए? उगाए, तो वो प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन गेहूं से हमने क्या बना दिया? आटा बना दिया, तो आटा की जो कंपनी है वो किसमें? द्वितीय क्षेत्र, है ना। और आटा कंपनी के चलाने के लिए हमने क्या रखा? नौकर चाकर रखा, नौकरी रखा, तो नौकरी जो आ गया किसमें? तृतीय क्षेत्र। एकदम सिंपल सा, है नहीं। गेहूं उगाए वो प्राथमिक क्षेत्र, गेहूं से आटा बनाने के लिए फैक्ट्री खोले वो दूसरा क्षेत्र, और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए जो नौकरी रखे वो कौन सा? तीसरा सेक्टर, है ना। तो हमारा जो भारत था जब आजाद हुआ, है ना, या जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, है ना, उस समय जो है सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान दिया गया? कृषि के ऊपर ध्यान दिया गया। किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। और कृषि के ऊपर जब ध्यान दिया गया तो उस समय नकदी फसल जो था वो क्या था? जूट था। क्या था? जूट। इसलिए जूट जो नकदी फसल था उसका आयात निर्यात होता था, तो उसके टैक्स के लिए लिखा गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 273, है ना। लिखा गया है कि जूट और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान, ऐसा लिखा हुआ है, जो समझ में नहीं आया, है ना। देखो, जूट होगा या जूट का उत्पादन करके कोई और वस्तु बना रहे जूट से संबंधित, तो भाई देखो उस समय असम, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों को, है ना, खास करके कौन सा राज्य? असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम, इन्हीं 4 राज्य है जहां पर जूट का अच्छा खासा खेती होता है। तो ये जूट उत्पादन करते हैं या जूट से कोई प्रोडक्ट बनाकर दूसरे राज्यों में बेचते हैं, तो उस पर टैक्स जो है वो केंद्र सरकार लगाएगा। उस पर टैक्स कौन लगाएगा? केंद्र। उस टैक्स को वसूलेगा भी कौन? केंद्र सरकार। लेकिन जो टैक्स वसूला जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, वो वापस उन्हीं राज्यों को क्या दे दिया जाएगा? अनुदान वापस कर दिया जाएगा। इसी को लिखा है किसमें? अनुच्छेद नंबर 273। क्लियर है? तो जूट या जूट से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उसका ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कौन लगाएगा? केंद्र सरकार। उसको कौन वसूलेगा? केंद्र सरकार। लेकिन वापस उन्हीं राज्यों को अनुदान के रूप में क्या कर दिया जाएगा? दे दिया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, अनुच्छेद नंबर 274, अनुच्छेद नंबर 274, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कराधान, है ना, ऐसा कराधान जिसमें राज्य का हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। ठीक, भारी खतरनाक शब्द आता है कि नहीं? अब इसको हम लोग सरल भाषा में समझते हैं, किसको? अनुच्छेद नंबर 274। आपने पढ़ा कि किसी भी टैक्स को लेने के लिए क्या बनाना जाएगा? कानून। बिना कानून बनाए आप टैक्स नहीं ले सकते। अगर कोई टैक्स लेने के लिए आप कानून बना रहे हो, है ना, जो राज्यों के हित में है, जो राज्यों के हित में है या राज्यों से संबंधित है, ऐसा जो भी टैक्स लोगे, जो भी टैक्स के लिए कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा, है ना। केंद्र सरकार बनाता है। तो केंद्र सरकार यदि टैक्स लेने के लिए कानून बना रहे तो उसका संबंध राज्यों से होगा। तो ये अपेक्षा की जाएगी कि उस प्रकार के कानूनों को बनाने से पहले किसकी अनुमति ली जाए? राष्ट्रपति की अनुमति ली जाए। यही बताया गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 274। यानी कानून बनाने से पहले किसकी अनुमति लेना है? राष्ट्रपति की अनुमति लेना है। जब भी आप टैक्स के लिए कानून बना रहे हो जो किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। तो यही बताया गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 274, अनुच्छेद नंबर 274, ठीक है। आगे पढ़ते हैं और लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 275, राज्यों को अनुदान। 75, राज्यों को अनुदान, राज्यों को अनुदान। देखो, टैक्स जो है केंद्र सरकार लगाएगा,
केंद्र सरकार वसूलता है ना। कुछ टैक्स ऐसे हैं जिसको एक टैक्स है जिसको राज्य सरकार वसूलता है। अनुच्छेद नंबर किसमें देखे थे? 268 में। 268 में देखे थे केंद्र लगाता था, राज्य वसूलता था और राज्य रखता था, है ना। उसके बाद 69 में केंद्र लगाता था, केंद्र वसूलता था और राज्य को दे देता था। उसके बाद 70 में देखे थे केंद्र वसूलता था, केंद्र लगाता था, केंद्र वसूलता था और केंद्र के पास ही रहता था, अब उसको बांटते थे। सेम वैसी है कौन सा? अनुच्छेद नंबर 275 की जो भी आय केंद्र सरकार को प्राप्त होगी, है ना, करों से जो भी आय जो है प्राप्त होगी संचित निधि में आएगा, राज्यों को अनुदान के रूप में दे सकती है, या दान है लेकिन उसको संवैधानिक भाषा में क्या कहा गया? अनुदान, है ना। कि संसद को यह अधिकार है कि जो भी संचित निधि का पैसा है उस पैसा को, केंद्र सरकार के संचित निधि में जो भी पैसा है उस पैसा को राज्यों को क्या कर सकती है? दे सकती है। ये संसद को क्या है? अधिकार है। कितना देगा? 1 रुपया देगा, 100 रुपया देगा, 10% देगा, 60% देगा, इसको निर्धारित करने के लिए क्या बनाया जाएगा? वित्त आयोग। इसको निर्धारित करने के लिए क्या बनाया जाएगा? वित्त आयोग। ऐसा बताया गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 275, है ना। तो अनुच्छेद नंबर 275 से पता चलता है कि यदि केंद्र सरकार की संचित निधि में पैसा है तो संसद को यह अधिकार है कि संसद जो है संचित निधि के पैसे को किसको दे सकती है? राज्यों को दे सकती है। लेकिन कितना देना है इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा कि अनुदान की राशि कितनी होगी। क्लियर है? यह है अनुच्छेद नंबर कौन सा? 275। अनुच्छेद नंबर 276, अनुच्छेद नंबर 276, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 276 ये कहता है कि देखो, कोई व्यापार कर रहा है ना, कोई आजीविका चला रहा है, कहीं पे निवेश कर रहा है ना, तो किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उस पर केंद्र सरकार को छोड़कर नगर पालिका, जिला बोर्ड, ये सब भी क्या लगा सकता है? टैक्स लगा सकता है। इसीलिए देखो नहीं, बाजार के दिन में देखना इनका टैक्स वाले नगर पालिका वाले लोग घूमते रहते हैं, है कि नहीं है? अभी बंद हो गया है, पहले घूमते, है ना। अभी क्या कर दिया? फ्री कर दिया। हमारे यहाँ फ्री कर दिया है। हमारे यहाँ जैसे आप बाजार लगाते हो तो यहाँ पर क्या है? फ्री है ना। नहीं, ये भी अधिकार है नगर पालिका को कि जो भी यहाँ पर सब्जी बेचेगा वो नगर पालिका को 10 रुपया दिन का क्या देगा? टैक्स। आज से लागू कर देवा देना। किससे मिलकर? अध्यक्ष से मिलकर, है ना। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है। तो वैसे ही नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड जो है किसी भी व्यापार, व्यवसाय, निवेश पर क्या करता है? टैक्स लगाता है ना। तो वो टैक्स किसके अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? 276 के तहत लगा सकता है। लेकिन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो टैक्स है वो 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मतलब एक व्यक्ति से एक साल में 2500 से ज्यादा का टैक्स नहीं लगा सकते, है ना। देखो, जिला बोर्ड है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, इनको टैक्स लगाने का अधिकार नहीं दिया गया। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 273 के तहत, 276 के तहत। लेकिन एक व्यक्ति पर एक वर्ष में कितना टैक्स लगा सकती है? 2500 रुपए का टैक्स लगा सकती है। क्लियर है? तो ये है अनुच्छेद नंबर कौन सा? 276। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 277, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है? वयावृत्त। क्या लिखा हुआ है? वयावृत्त। तो इसके परिभाषा पे मत जाना, इसका अलग अलग क्या निकलता है? मतलब निकलता है। गूगल में सर्च करना, इसका मतलब प्रारंभ भी होता है, इसका मतलब ऐसा अलग अलग इसका क्या होता है? अर्थ निकलता है। लेकिन लिखा क्या है इसके अंदर वो समझते हैं, ठीक है। तो लिखा यह है कि भारत सरकार जब 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, उससे पहले भी तो टैक्स लिए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेजों ने किसको बोला था? गांव के किसी को, व्यक्ति को बोला था। तहसीलदार अपना टैक्स ले रहा था। यानी जो भी टैक्स लिया जा रहा था वो सब जारी रहेंगे, वो सब जारी रहेंगे जब तक केंद्र सरकार उस पर कोई विशेष कानून ना बना ले। ऐसा लिखा है किसमें? अनुच्छेद नंबर 277। क्या है? समझ में आया कि संविधान या जिस विषय जैसे मान लो कि अभी जो है वनों पर उपयोग करने पर टैक्स लगा हुआ है, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने उस पर कोई कानून नहीं बनाया है। पहले से जो है छुईकदान नगर पालिका जो है, छुईकदान ग्राम नगर पंचायत जो है, यहां आसपास के क्षेत्र में अगर तुम क्या करते हो? व्यापार करते हो तो टैक्स ले है।
ले रहा है वो कंटिन्यू चलेगा, वो जब तक चाहे तब तक क्या कर सकता है, टैक्स ले सकता है, क्योंकि उस पर केंद्र सरकार ने कोई नियम बनाया क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार कुछ नियम बना देगा, इसका टैक्स लेना क्या हो जाएगा, बंद। तो जब भी किसी विषय पर टैक्स लेना जारी है तो वो जारी ही रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार उस पर कानून या नियम ना बना ले। ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 277। किसमें लिखा है, अनुच्छेद नंबर 277। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 278, अनुच्छेद नंबर 278 मैंने शुरुआत में बताया था कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भारत के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था, है ना, कि डेवलपमेंट, अनडेवलपमेंट, बड़ा छोटा ऐसे करके 4 भागों में बांटा गया था। तो इन 4 भागों से टैक्स कैसे लेना है इसको 278 में बताया गया था। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956, देखो ये राज्यों, ये जो 4 प्रकार के थे इन सबको राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956, उसके बाद सीधा किसमें बदल दिया गया, राज्यों में बदल दिया गया। तो ये जब ये राज्य ही नहीं रहे तो इससे संबंधित अनुच्छेद को रख के क्या करेंगे, है कि नहीं है। तो ये राज्य ही नहीं है, इसीलिए 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया। तो अनुच्छेद नंबर 278 क्या हो गया है, निश्चित हो गया है। क्या है, समझ में आ गया कि जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था या राज्य पुनर्गठन अधिनियम नहीं आया था, उससे पहले भारतीय क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया था, ABCD करके। तो उन्हीं के लिए टैक्स को कैसे लेना है ये बताया गया था किसमें, 278 में, जिसको अभी क्या कर दिया गया है, समाप्त, निश्चित कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था 269 का GST, है ना। और GST के लिए क्या बनाया जाएगा, GST परिषद। तो GST परिषद का निर्माण जो है वो 279, अच्छा 279 नहीं पढ़े ना अभी, पहले 200 क्या पढ़ेंगे, 79, और फिर 279 का में क्या है, GST परिषद। क्या है, GST परिषद। तो ध्यान रखना GST जो है वो किसमें है, अनुच्छेद नंबर 269 का, और 279 का में क्या है, GST परिषद, और 279 में है आयकर। 279 में क्या बताया गया है, आयकर, है ना। तो आयकर, शुद्ध आय आदि की गणना, जो भी शुद्ध आय क्या होता है, देखो आप जो है रोज आपको सैलरी मिल रहा है, हर महीने आपको सैलरी मिल रहा है, मान लो कितना, 40,000, कितना का सैलरी, 40,000। अब 12 महीने में कितना हो गया, 12 महीने में कितना हो जाएगा रे, 4,80,000, कितना हो जाएगा, 4,80,000 की सैलरी हो गई। इस 4,80,000 में आप क्या क्या खर्चा किए उस सबको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, और जो बचेगा वही क्या होगा, शुद्ध आय। क्या बचेगा, शुद्ध आय। तो उसी शुद्ध आय की गणना कैसे की जाएगी, इसको लिखा गया है किसमें, 279 में, 279। तो 279 में है क्या, शुद्ध आय, और 279 का में क्या है, GST परिषद। सबसे इंपॉर्टेंट इस भाग का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो है अनुच्छेद नंबर 280, जिसमें है वित्त आयोग, जिसमें क्या है, वित्त आयोग। ठीक है, तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर किस में है, 280। दूसरा पूछा जाता है कूट में कि वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं है, या एक सलाहकार संस्था है कि नहीं है। तो वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि उसका वर्णन कहाँ है, संविधान। संवैधानिक संस्था का मतलब यह है कि जिस संस्था को संविधान में हिस्सा दिया गया है, जिस संस्था के लिए संविधान में लिखा गया है ना, वो क्या कहलाएगा, संवैधानिक संस्था। जैसे इसके आगे हम निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, तो निर्वाचन आयोग को लिखा है ना संविधान में, तो क्या है, संवैधानिक संस्था है ना। लोक सेवा आयोग जो है संवैधानिक संस्था है। हमारा व्यापम जो है संवैधानिक संस्था है क्या, नहीं है। अनुच्छेद में लिखा है, नहीं लिखा है, अब संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन एक सलाहकारी संस्था है। CG व्यापम जो है कैसा संस्था है, वो पेपर लेता है, वो अपना लिस्ट बना के दे देता है ना, किसको, विभाग को। मैं पेपर ले रहा हूं भैया, ते ले रहा हूं, है कि नहीं है। PSC भर्ती का भी लेती नहीं, PSC, हाँ, वैसे व्यापम पटवारी भर्ती का लेता है कि ते पटवारी भर्ती के लेल के पेपर मैं ले हूं, एक अद्धा झंड आपटे तेल भर्ती करने नहीं करना तो ऊपर, ऐसे करके वो किसको दे देता है, विभाग। व्यापम कराता है क्या, भर्ती पोस्टिंग नहीं कराता, वो कौन कराता है, विभाग। विभाग केवल पेपर लेके अपना लिस्ट बना के किसको दे देता है, विभाग को। तो वो क्या है, एक सलाहकार, कि मैं पेपर ले रहा हूं, इनमें 10 जन टाप कर तो देख ले सके। तो उसी 10 टापर को क्या किया, तो वो क्या है, सलाहकारी। वैसी सलाहकारी संस्था है कौन सा, वित्त आयोग। वित्त आयोग अपना पूरा जांच पड़ताल करता है
है ना, कि संचित, ये क्या काम करेगा, संचित निधि में जो पैसा है केंद्र सरकार का, तो केंद्र कितना रखेगा और राज्यों में कितना कितना बटेगा, उसका फैसला। तो ये जो है ऐसा ऐसा करो, इतना बांटो, इतना रखो, ऐसा करके क्या करेगा, बताएगा। बांटना नहीं बांटना किसके हाथ में है, भारत सरकार के हाथ में। क्लियर है। तो ये एक ऐसी संस्था है, सलाहकारी संस्था है, कि ये पूरा जांच पड़ताल करके अपना भारत सरकार को क्या देता है, सलाह देता है कि अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 275 के तहत राज्यों को क्या देना है, अनुदान देना है, कितना देना है, क्या देना है, वो सब निर्धारण कौन करता है, वित्त आयोग। लेकिन निर्धारित करके बताता है, मानना ना मानना किसके ऊपर है, ठीक है। इसीलिए एक ऐसी संस्था है, सलाहकारी संस्था है। यही आता है कूट में कि वित्त आयोग एक सलाहकारी संस्था नहीं है, एक गलत है, दो गलत ऐसे रहता है नहीं, तो ये सलाहकारी संस्था है। क्लियर है। ये संवैधानिक संस्था है और इसका गठन करता है कौन, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। कितने साल बाद, 5 साल बाद, और 5 वर्ष के लिए करता है ना, हर 5 साल में गठन करता है। और इसका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और इसमें सदस्य भी होते हैं 5, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। सबोल सदस्य बना दे, बहुत मनमानी करी ना, तो एक झल्ला ऊपर में बैठा था मुड़ी में, ताकि 4 झल्लते संभाला से करके, है कि नहीं। तो एक अध्यक्ष और क्या रहता है, 4 सदस्य। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। कितने वर्ष के लिए करता है, 5 वर्ष के लिए। कितने सदस्य होते हैं, 5, जिसमें एक अध्यक्ष और क्या 4 क्या होते हैं, सदस्य, है ना। और जो अध्यक्ष बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिसको सार्वजनिक कार्यों का क्या होता है, अनुभव होता है, जो पहले कोई सार्वजनिक कार्य कर चुका है, ऐसे अनुभवशील व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष। और जो 4 सदस्य होते हैं वो 4 अलग अलग फील्ड के होते हैं। पहला जो होता है वो न्यायपालिका का होता है, पहला जो आदमी रखते हैं वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान जो योग्यता रखता है उसको बनाते हैं। भाई ये पूरा क्या करेगा, बंटवारा करेगा। तो कोई कानूनी सलाह देने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए एक जने को क्या रखते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के योग्यता रखने वाले को रखते हैं। दूसरा व्यक्ति उसको रखते हैं जो सरकार के पूरा वित्त लेखा जोखा का क्या जानता हो, जानकारी रखता हो, है नहीं। अब पैसा बांटना है, कहां पैसा बांटना है, कतका आते कतका जानबे तबे बांटवे जी। तो एक व्यक्ति को किसको रखते हैं, जो सरकार के पूरा जो आय है, लेखा जोखा है, उसका जो जानकार रहता है, उस व्यक्ति को इसका क्या बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं। तीसरा, ऐसे व्यक्ति जिसको वित्तीय और प्रशासनिक दोनों मामलों का क्या हो, अनुभव हो। बांटना है तो कैसे जाएगा, ये थ्रू होते हुए जाएगा, है ना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ऐसे थ्रू होते हुए जाएगा। तो इसको भी क्या होना चाहिए, प्रशासन का जानकार होना चाहिए, तभी तो बांटेगा। तो तीसरा व्यक्ति किसको रखते हैं, जिसको वित्तीय और प्रशासन का क्या हो, जानकार हो। और चौथा व्यक्ति इसको आर्थिक विशेषज्ञ हो, जो क्या हो, आर्थिक विशेषज्ञ। तुम कितना बड़ा पैसा कमा लो, है ना, तुम कितना ज्यादा पैसा कमा लो, पर सही व्यक्ति वही है पैसों का जो इन्वेस्ट क्या करता है, सही करता है। और सबो पैसा लेते लाख कमात हो कि कई करोड़ लाख घर में गान दे और जियार खा के था, है कि नहीं है। तो सबो पैसा लाख एकदम मैं तो एकदम हम रखे कहा था संदूक में, वहां सैगुन के संदूक बना, अब पता चली सैगुन जियार खा गए, तो सबो पैसा कहा हो गए, खत्म हो गए, जब का कमाया तब का। तो उसी तरह जो पैसा है उसको सही तरीके से कौन इन्वेस्ट करवाता है, जो एक आर्थिक विशेषज्ञ होता है, जो पैसों का अच्छा जानकार होता है, कैसे कैसे निवेश करने पर कहां फायदा होता है, ऐसा व्यक्ति जो है आपके पैसे को सही करे। तो वही चीज यहां भी करना है, पैसे को कहां कितना देना है ये कौन बताएगा, एक आर्थिक विशेषज्ञ। इसलिए एक सदस्य के रूप में एक आर्थिक विशेषज्ञ को क्या किया जाता है, शामिल किया। क्लियर है। तो अध्यक्ष जो है वो सार्वजनिक कार्यों में पारंगत होना चाहिए, एक सदस्य जो है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होना चाहिए, एक सदस्य जो है सरकार के लेखा जोखा का जानकारी होना चाहिए, एक सदस्य जिसको वित्त और प्रशासन की जानकारी होना चाहिए, और एक सदस्य जो वित्तीय विशेषज्ञ होता है उसको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है 4 सदस्यों के रूप में। क्लियर है। और इनका काम होता है कि केंद्र और राज्य के बीच पैसे का क्या करना है, बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच पैसे का क्या करना है, बंटवारा। तो सबसे पहले बनाया गया था वित्त आयोग 1951 में। कि कब बनाया गया था, 1951। 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे के सी नियोगी, है कि नहीं, मस्त हो जाता है नहीं, के सी नियोगी। कौन थे अध्यक्ष,
केसी नियोगी, है ना। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अभी वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग है। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसका गठन 2017 में हुआ था। जिसका गठन कब हुआ था? 2000। देखो, कार्य पहले करना है, बाद में करना है, लेकिन उसको पहले से बना दिया जाता है, ठीक है। तो अभी जो संचालित है वो कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग, जिसका गठन कब हुआ? 2017। और ये जो 15वां वित्त आयोग है ये 2020 से लेके 2025 तक काम करेगा। 2020 से कब तक? 2025 तक काम करेगा। तो अभी कौन सा वित्त आयोग गठित है? 15वां। उसका गठन कब हुआ है? 2017। और उसका कार्यकाल कब तक है? 25। 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। हो गया ना। तो उसके बारे में आप लोग करंट अफेयर में मेरे को बताना, ठीक। हाँ, ऑनलाइन वाले कमेंट कर देंगे, है कि नहीं है। हाँ, तो 15वां वित्त आयोग अभी संचालित है, जिसका गठन कब हुआ? 2017 में। कार्यकाल कब है? 2020 से 2025। और इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। और आप लोग के लिए होमवर्क है कि 16वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ, उसका अध्यक्ष कौन है और उसके कौन कौन क्या है सदस्य हैं। ये सब कल करके होमवर्क करके सोमवार को मिलते हैं और इससे आगे हम सोमवार को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।